नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एनलाइटन होम्योपैथी में। अलग अलग दवाइयों के केस मैं आपके सामने वर्णित करता रहता हूं और मुझे मालूम है इससे आपको फ़ायदा भी हो रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस लोग मुझको करते हैं, जिनसे मेरा उत्साह तो बढ़ता ही है कि कम से कम ये मेरी मेहनत लोगों के काम आ रही है। और कुछ बहुत मूर्खता पूर्ण मैसेज भी होते हैं, उनसे मुझे तो खास फर्क नहीं पड़ता है, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उसी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोचते हैं पर मैसेज करने की हिम्मत नहीं करते हैं या वो जहमत नहीं उठाते हैं मैसेज करने की, पर सोच उनकी उसी लाइन पे होती है। तो मैं ये समझा रहा हूं उनको कि ये बेवकूफ़ी है, इससे 100% नुकसान आपका अपना हो रहा है। ये ऐसा ही है जैसे कोई हीरा आपको मिले और आप उस पर हंसें और अपनी बेवकूफ़ी में पत्थर समझ के उसको फेंक दें और कहें कि ये क्या बकवास कह रहा है कि ये तो इतनी महंगा है, जबकि आपको पत्थर नज़र आ रहा है। तो आप अपने दृष्टिकोण को बदलें, सीखने की भावना से इन वीडियोज़ को देखें तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। ये वीडियो एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं, ये केवल इसलिए बनाए जा रहे हैं कि आप अच्छी रियल होम्योपैथी को सीख जाएं, ताकि समाज में होम्योपैथी का एक सम्मानजनक स्थान बने, जिसका लाभ फिर हर होम्योपैथ को मिलेगा। और समाज जो आज इतने महंगे महंगे इलाज के चंगुल में फंसकर बर्बाद हो रहा है, कर्जदार हो रहा है, समाज को उससे मुक्ति मिलेगी। तो ये वीडियो सीखना, मरीज को इलाज करना, ये सब बड़ा आपके लिए भी एक पुण्य का काम साबित होगा। तो इसलिए मैं इस भावना से मेहनत कर रहा हूँ, ना कि मैं अपना कोई प्रचार कर रहा हूँ। मुझे इसकी जरा सी भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी स्थिति है मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। चलो केस देखते हैं। अब ये भी मेरे एक जानकार का केस है, क्योंकि मैं सहयोग करता हूँ और बहुत सारे लोग भी सहयोग करते हैं। तो ये इसलिए मेरे से इलाज कराने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैं बहुत सिंसियरली इलाज करूँगा। ऐसा नहीं है कि जानकार हैं इसलिए मैं सिंसियरली इलाज करूँगा, पर मेरा नेचर है कि मैं काम जो करता हूँ उसको पूरा 100% दिल से ही करता हूँ, वरना उसको नहीं करता हूँ। अगर किसी पेशेंट का इलाज नहीं करना है तो हम उसको बिल्कुल साफ शब्दों में कह देते हैं तेरा इलाज नहीं करेंगे। वो उसको बुरा लगता है तो फिर लगता है, उसमें मेरा कोई कसूर है नहीं। तो एक महिला घबराई और रोती हुई सी मेरे पास मुझे अपने घर बुलाने आती है। इस परिवार को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूं और हमारे आपस में काफ़ी अच्छे संबंध भी हैं। इसका पति जब भी किसी परेशानी में होता है तो मेरे पास अपनी परेशानी का समाधान करने आ जाता है और बहुत ही देर, घंटे, 2-2 घंटे तक ये बैठ के अपनी समस्याएं सुनाता रहता है और मैं इसको दिलासा देता रहता हूं, जबकि ये बहुत ही अमीर किस्म का आदमी है। मेरी हैसियत पैसे के मामले में उसके मुकाबले में बहुत कम है, जबकि मैं कभी नहीं रोता हूँ और ये 24 घंटे रोता ही है पैसे के लिए। तो ये आपके अपने स्वभाव पे होता है। उसको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा सब लूट पिट गया, जबकि अभी भी इसके पास कितने ही करोड़ की प्रॉपर्टी है और पर डे की आमदनी भी इसकी 30-40 हज़ार रुपए की है, फिर भी ये रोता है। ये बेसिक नेचर है इसकी। तो उसी
सिंदर में ये मेरे पास बहुत देर बैठ के अपना दुख कुछ कम करता रहता है। ऐसा बहुत सारे लोग मेरे पास आके करते हैं। तो ये महिला आके बताती है, जी मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। तो रोने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तो मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, रोए चले जा रहे हैं। तो मैं साथ ही साथ आपको इसके रूब्रिक भी बताते चला जा रहा हूं और बाद में फिर इकट्ठे भी द्वारा कर लेंगे। वीपिंग, डिजायर टू वीप ऑल द टाइम। तो किसी भी तरह समझाने से वो मानते नहीं है, मतलब उनको समझाने की कोशिश कर रही है पत्नी कि भाई कोई बात नहीं, ऐसा है वैसा है, जैसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं, पर भी उसका रोना बंद हो नहीं रहा है। तो इसको कहते हैं इनकॉन्सोलेबल। या फिर समझाने से और ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, तो इसको कहते हैं इनकॉन्सोलेबल एंड कॉन्सोलेशन एग्रेवेट। उनका यह है कि अगर वो हम लोगों को भी हंसी मजाक करते देखते हैं तो भी गुस्सा करते हैं। हम लोग का मतलब है कि ये है, इसका बेटा और बहू है, 4 लोग हैं घर में। ये एंगर वायलेंट, इसको कहते हैं कि मैं मर रहा हूं और तुम्हें हंसी सूझ रही है। कंपनी अवर्जन टू स्माइलिंग फेसेस, अवर्जन टू डिस्गस्ट लाफिंग ऑफ अदर सेट। सारा दिन ही करती रहती है, मुंह कहीं की, बदतमीज कहीं की। तो ये किसी को भी हंसता हुआ नहीं देख सकते हैं। लगभग महीना ही हो गया इनको, ये तो घर से बाहर निकले ही नहीं है। किसी से भी मिलने जुलने का इनका मन ही नहीं करता है। कंपनी अवर्जन टू एमिलियोरेटेड व्हेन अलोन, सबसे बचते हैं, कोई बात ही नहीं करते हैं। टॉक इनडिस्पोज टू, अब लोग भी आकर इन्हें ही कहते हैं कि जब तेरे दिन खराब चल रहे हैं तो घर में तो शांति से क्यों नहीं बैठता। रिश्तेदार आते हैं तो तरह तरह की बातें बनाते हैं, इसलिए इनको अच्छा नहीं लगता कि कोई आए। तो गुस्सा आता है, इसलिए किसी से ये बात नहीं करना चाहते। तो ये रूब्रिक है टॉक इनडिस्पोज टू, टॉकिंग अदर्स एग्रेवेट। ये चाहते हैं कि उनके पास कोई आए ही ना, चले जाओ सब यहां से, अकेला रहना चाहते हैं। और हम भी आजकल इनके पास नहीं बैठते, दूसरे कमरे में रहते हैं। टॉक इनडिस्पोज टू, इनको सबने समझा लिया, अरे भाई अब जो हो गया सो हो गया, अब मरा थोड़ा ही जाता है, समय आएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तेरे पास भगवान का दिया हुआ इतना सब कुछ है, पर इससे इनका मन शांत नहीं होता है, इनका हल्का होने की जगह है, उल्टा ये तो और भड़क जाते हैं और गुस्सा चढ़ता है इनको। पर ये किसी से कुछ कहते नहीं है, बस मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। इसको कहते हैं इनकॉन्सोलेबल कॉन्सोलेशन एग्रेवेट। इतनी ज्यादा उदासी है, इतनी ज्यादा उदासी है, तो जैसे तो इनका सब कुछ खत्म ही हो गया है। ये पत्नी बता रही है, इसका मतलब इतनी ज्यादा खत्म हुआ नहीं है। हंसी तो बिल्कुल गायब हो गई है। लाफिंग अवर्जन टू, न खुद कभी हंसते हैं और घर में भी किसी को हंसता हुआ देख लें तो खुंदक खा जाते हैं कि यहां मैं बर्बाद हो गया हूं, तुम्हें हंसी सूझती है। इसका सीधा मतलब ये है, घर में ये 4 लोग हैं, पति पत्नी और इनका बहू बेटा। तो किसी को हंसता हुआ देखने का मतलब है कि या तो बहू बेटे हंसेंगे या पत्नी हंसेगी। तो वो लोग, इसका मतलब है उतने दुखी नहीं है लॉस को लेके। इसका मतलब है कि लॉस की समस्या उतनी ज्यादा नहीं है जितनी इसने महसूस की है। तो यह है डिस्गस्ट लाफिंग ऑफ अदर सेट। तो जब थोड़ी देर में गुस्सा इनका शांत होता है तो फिर से मुंह लटका के बैठ जाते हैं। तो ये है एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर, एलिमेंट फ्रॉम फॉर्चून, फ्रॉम रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, एंगर अल्टरनेटिंग विद सैडनेस। इतना ज्यादा उदासी है कि इनकी तरफ देखा नहीं जाता। मतलब हम भी उनको देखते हैं तो हमें उन पे तरस ही आता है कि इतना उदास होके बैठे हुए। इसको कहते हैं डेल्यूजन डिप्रेसिव। तो इनको डिप्रेसिव का मतलब इतना लग रहा है कि भाई इतना कुछ हो गया तो मैं उदासी हो गया है। तो अंदर वाले कमरे में बैठे रहते हैं। अंदर वाले कमरे में मतलब जहां कोई ना आए जाए। लाइट शंस, या लेट जाते हैं, किसी के सामने नहीं आते, किसी से बोलना बात करना
किसी के साथ पास बैठना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसको कहते हैं अवर्जन टू कंपनी एंड अमलोरेटेड व्हेन अलोन। तो मैं इससे पूछता हूं भाई आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे इनकी ऐसी हालत हो गई है। थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूं कि क्या हुआ होगा, पर एग्जैक्ट पत्नी ही बता सकते, क्योंकि मैं इसके जीवन की सभी बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में जानता हूं। इसको पैसे से बहुत ज्यादा लगाव है। तो इसकी पत्नी बताती है कि इन्होंने अलग अलग सोसाइटीज में 3 फ्लैट खरीदे थे। 3 फ्लैट खरीदना आसान तो नहीं है, बहुत पैसा लगता है। तो ये सोचकर काफी बड़ी रकम लगाई थी कि ये धंधा बिल्कुल सुरक्षित है और इसमें निश्चित लाभ होगा ही होगा। परंतु यहां भी इनके साथ उल्टा ही हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज का घोटाला यानी स्कैम सामने आ गया और इस घोटाले में फर्जी सोसाइटीज का भंडाफोड़ हुआ था और फिर सरकार ने उसकी जांच कमेटी बिठाई और आगे फ्लैट की खरीद को अवैध घोषित कर दिया, जिससे काफी लोगों के फ्लैट्स इसी घोटाले में फंस गए थे। और तीनों सोसाइटी जिसमें इन्होंने फ्लैट खरीदे थे वो सब फर्जी पाई गई, जिससे इनके फ्लैट्स भी अवैध घोषित हो गए। जब इसने यह स्कैम की खबर सुनी तब इस धंधे में भी इसका सारा पैसा डूब गया है, तो इनके दिमाग को एकदम सदमा लगा। इसे ये फिर बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसको कहते हैं एलमेंट फ्रॉम बेरीवमेंट, एलमेंट फ्रॉम बिजनेस फेलियर, एलमेंट फ्रॉम फॉर्चून, फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्चून। जब रोते रहोगे तो रोने की तो खबर आएगी, इसलिए हमेशा खुश रहो। भगवान से कहो कि ऑल इज वेल। आमिर खान ने बड़ा अच्छा मंत्र दिया है, ऑल इज वेल। पंजाबी लोग हमेशा कहते हैं कि भाई भगवान का शुक्रिया है, खुदा का शुक्रिया है, मुस्लिम भी कहते हैं। तो फिर शुक्रिया अदा करोगे तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो ये जो नुकसान हुआ इससे इनकी हालत हो गई। तो इस व्यक्ति को मैं काफी पहले से जानता हूं। इसने बचपन से बहुत अधिक मेहनत करके अपना व्यापार खड़ा किया था। कहता था कि ट्यूबलाइट की चोक पहली बार हिंदुस्तान में इसी ने बनाई थी। पहले यह विदेशों से आयात होती थी और धीरे धीरे फिर पूरी ट्यूब फिटिंग इसने बनानी शुरू कर दी और सरकारी दफ्तरों को 50% से ज्यादा सप्लाई पूरे हिंदुस्तान में इसकी ट्यूब होती थी। तो फिर पारिवारिक कलह की वजह से ये डिप्रेशन में चला गया। पैसे का अंबार इसके पास था। इसी डिप्रेशन की हालत में ये सहज योग के ध्यान में आ गया, यानी इसने सहज योग ज्वाइन कर लिया और इसका डिप्रेशन एक दिन में ही पूरी तरह ठीक हो गया। अब ये अपने को ऐसा महसूस करने लगा कि अब तो उसको स्वर्ग का राज्य मिल गया है और अब मुझको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ही दिनों में इसने सोचा कि पैसा तो मेरे पास काफी है, कारोबार करके मैं फिर करूंगा क्या, क्योंकि जितना भी कारोबार इसका चलता है वो सरकारी दफ्तरों में चलता है और सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत के आपको ऑर्डर मिलता नहीं है। तो अब ये सहयोग में आके क्योंकि ईमानदार हो गया तो इसको ये रिश्वत देना बहुत ही ज्यादा अखरने लगा। ये लगने लगा कि जैसे मैं व्यवस्था के खिलाफ पाप कर रहा हूं। तो इसने वो भी बंद करने की सोच ली व्यापार। तो ये सभी कुछ रिश्वतखोरी का धंधा है। सरकारी ऑर्डर लेने और बिल पास कराने के लिए इसे कदम कदम पर रिश्वत देनी पड़ती थी। अब से मैं इसको लगा कि मैं सहयोग में आ गया हूं, भगवान से मेरा मिलन हो गया है, तो अब मैं ईमानदारी की जिंदगी जीऊंगा। इसलिए इसने अपना लाइसेंस भी सरकार को वापस कर दिया और मजे में अपनी जिंदगी जीने लगा। परंतु इस मजे की जिंदगी से ये जल्दी ही बोर होने लगा कि सारा दिन मैं घर में पड़ा पड़ा अब क्या करूं। इसने दोबारा कारोबार शुरू करता हूं। फिर इसने 12 साल तक लगातार हर प्रकार की कोशिश करी, पर ये अपना लाइसेंस दोबारा नहीं बनवा सका। अफसर इसका पैसा भी खा जाते थे और काम भी नहीं करते थे और उल्टा इसको घुड़की भी दिखाते थे। अब ये बात इसके दिमाग पर बड़ी चोट करती, एलमेंट फ्रॉम बेरीवमेंट। जबकि पहले स्थिति यह थी कि हर अफसर इसके आगे पीछे घूमता था, पर अब तो माहौल सारा बदल गया था और लाइसेंस लेने की लगातार ये कोशिश करता रहा और साथ ही इसने और भी बहुत सारे काम करने की कोशिश की,
जैसे इसने प्लास्टिक दाना बनाने का कारोबार शुरू किया, इसमें भी इसकी मोटी रकम डूब गई, जबकि और व्यापारियों ने उसी में बहुत पैसा कमाया। फिर इसने अपने कजन ब्रदर को 20 लाख रुपए ब्याज पर दे दिए। उसने न ब्याज दिया न पैसा लौटाया। जब पैसा मांगा तो उससे भी लड़ाई हुई और रिश्तेदारी भी टूट गई। फिर इसने हीरे जवाहरात का काम शुरू किया, उसमें भी बड़ी रकम डुबो दी। फिर इसने उड़द की दाल का थोक व्यापार शुरू किया और बहुत बड़े गोदाम में उड़द की दाल भर ली कि सीजन आने पर बेच देंगे। परंतु पिछले 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 3 सालों तक उड़द की दाल की थोक कीमतें घटती चली गईं और तीनों सालों में उसके रख रखाव पर काफी पैसा खर्च हो गया और हर बार घाटा खा खा कर वो टूटता गया और जिस काम में भी मैं हाथ डालता हूं वो तो उल्टा ही हो जाता है। तो ये हुआ एलिमेंट फ्रॉम फॉर्च्यून, फ्रॉम रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। तो यही भाग्य का उलटना है। भाग्य का अर्थ है कि चीजें किसी भी परिस्थिति में आपके पक्ष में हो जाएं। भाग्य का उलटना अर्थात अच्छे हालात में परिणित व्यक्ति के खिलाफ ही जाएंगे। तो दुनिया कमाती है और उसी में मैं घाटा उठाता हूं, तो इसलिए इसकी उदासी बढ़ती गई, सेहत घटती गई। और जब फ्लैट्स की खरीद फरोख्त को पूरी तरह सुरक्षित मानकर इसमें उसने बहुत बड़ी रकम लगाई, लगभग 1.25 करोड़ रुपए उसने उस टाइम खर्च किए थे। बहुत पुराना केस है, उस समय 1.25 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। यहां पर भी स्कैम हो गया और फिर पैसा डूब गया। तो एक बार पहले भी ये मेरे पास बहुत ही गहन उदासी में आया था, जब अपने फ्लैट्स का इसने रेनोवेशन कराते हुए इसकी जो टॉयलेट की सीट थी वो गलत फिट हो गई थी। पहले पता नहीं लगा, जब इस्तेमाल करने लगे तब पता लगा भाई ये तो सुविधाजनक नहीं है, बड़ी परेशान कर रही है सीट। तो उसने फिर उसको तुड़वाकर ठीक ढंग से लगवाई और उस पे फिर 60,000 रुपए खर्च हो गए। तो उस 60,000 के लॉस से ये बहुत ज्यादा उदास हुआ था। तब भी ये गहन उदासी में चला गया था। तो इसी को कहते हैं भाग्य का उलटना। उस वक्त भी ये एक ही बात कहता था कि तो मेरी तो किस्मत ही उलट गई है, जिस चीज में भी मैं हाथ डालो उसी में नुकसान होता है। एलिमेंट फ्रॉम फॉर्चून रिवर्सल। और मेरे बहुत समझाने पर जब धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा, उसकी उदासी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इनकॉन्सोलेबल, बिल्कुल रोनी सूरत बनाए रखी। तब इसने दवाई नहीं ली थी और अब भी दवाई लेने का ख्याल इसको नहीं आ रहा है। अब तो इसकी पत्नी इसकी उदासी और चिड़चिड़ेपन से दुखी होकर मेरे पास उसे समझाने बुझाने और सलाह देने के लिए अपने घर बुलाने आई थी। पर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था अपना टाइम वेस्ट करने पे, इसलिए मैंने इसको दवाई दी थी। तो मैं इसे घर देखने नहीं गया क्योंकि उस दिन मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था। मैंने पत्नी के द्वारा बताई गई बातों पर और अपनी पुरानी जानकारी के आधार पर इसको दवाई दी। और आज आप इस दवाई को खिला के दो, कल फिर मैं खुद आके घर देख लूंगा। तो इसमें जो रूब्रिक बनाए हैं ऊपर मैंने बताए हैं, पर फिर दोबारा आपको बता रहा हूं। वीपिंग, डिजायर टू वीप ऑल द टाइम, इनकॉन्सोलेबल, consolation aggravate, anger violent, company aversion to, smiling faces aversion to, disgust laughing of others at, company aversion to, alone when ameliorated, talk indisposed to, talking others aggravate, talk of, laughing aversion to, delusion depressive, light shuns, ailment from shock, mental shock, ailment from bereavement, ailment from business failure, ailment from fortune, from reverse of fortune, anger alternating with sadness, irritability। तो हमने इसको एम्ब्राग्राइसिया 30 की डोज का भी ये जाके खिला दो और बाकी तो उसको रूटीन दवाई दी। सो अगले दिन ये स्वयं मेरे पास आया दवाई लेने और कहने लगा कि जो कल वाली 3 खुराक मुझे और दे दो। उस दवाई से तो मेरा दिमाग एकदम हल्का हो गया था और अभी भी काफी ठीक है, पर वो जो दूसरी दवाई आपने दी थी उसको लेने से कुछ पता नहीं लग रहा था। तो आप भी जानते हो कि कैसे होता है। फिर उसे मैंने रूटीन वाली दवाई की 3 खुराकें और दी कि इससे पता लगेगा। तो वो धीरे धीरे फिर ग्रेजुअली, वो तो अपने आप होना ही था, ये 3 बार ऐसे ना भी देते तब भी होना ही था, तो फिर वो होता चला गया।
तो इन सारे लक्षणों में से ज्यादा जो महत्वपूर्ण लक्षण है जिन पे दवाई का चुनाव किया गया है वो है कंपनी अवर्जन टू, स्माइलिंग फेसिस अवर्जन टू, डिसगस्ट लाफिंग ऑफ अदर सेट, ailment from mental shock, ailment from bereavement, ailment from business failure, ailment from fortune, from reverse of fortune। तो ये रूब्रिक लिए थे जिसपे हमने एम्ब्राग्राइसिया को दी थी। तो थोड़ा सा एम्ब्राग्राइसिया को हम समझते हैं। ये अपने को दूसरों के सामने बहुत असहज महसूस करता है, अनकंफर्टेबल, एम्ब्रेस्ड, क्योंकि इसे अपने में कोई कमी महसूस होती है। अब जैसे ये है बिजनेस इसका खराब होता जा रहा है बार 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 बार, और जब दूसरे आते हैं तो उनका तो बिजनेस चल रहा है, तो ये इसे देखा नहीं जाता, इसको लगता है कि मेरे अंदर बहुत कमी है और ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए दूसरों के सामने जाने से झिझकता है। कंपनी अवर्जन टू अलोन वैन, और ये कमी उसको कचोटती है, बहुत दुखी करती है ये एंग्विश। जो लोग इसकी कमी को जानते हैं उनके सामने जाने से झिझकता है, क्योंकि यह कमी वो छुपा नहीं पाता है। अभी कैसे छुपाएगा, सबको दिख रहा है लॉस हुआ है, उदास है, तो इसलिए बेटर है कि छुप के बैठो। डेल्यूजन क्लियर, एवरीथिंग इज टू क्लियर, यानी उसके सब वीकनेसेस सबके सामने आ गई हैं, छुपा ही नहीं सकता, तो वो जो वीकनेस आ गई है उससे ये दुखी होता है, झिझकता है, हिम्मत नहीं होती अपनी वीकनेस को लेके सबके सामने जाने में, यानी वो अपने अंदर इतना ज्यादा जैसे बिल्कुल बेकार आदमी है, सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, इस किस्म की झिझक, एक्सट्रीम झिझक इसमें होती है। वो नहीं चाहता है कि लोगों की निगाह उस पर पड़े, अपने को छुपा कर रखता है। लुक्ड एट, कैन नॉट बियर टू बी लुक्ड एट, डेल्यूजन लाइट, ब्राइटनेस, टू मच लाइट इन रूम ऑन फॉलिंग एस्लीप। तो ये विचार उसके मन को अति दुखी करता है, यानी कमरे में बहुत ज्यादा रोशनी है, इसका मतलब है कि कोई भी आएगा उसके पास तो उससे उसकी सारी परेशानियां छुपी नहीं रहेंगी, सब सामने वालों को दिख जाएंगी, इसलिए नहीं चाहता कि कोई उसके पास आए। एंग्विश, और उदास कर देता है। तो डेल्यूजन डिप्रेसिव, ये उस कमी को दूर करने का प्रयास करता है, परंतु जब प्रयास करके थक जाता है, निराश हो जाता है, तब ये कमी किसी प्रकार से भी दूर नहीं होगी, तो इस कमी से छुटकारा पाने के लिए ये आत्महत्या तक करना चाहता है। इतना ज्यादा डिप्रेशन इसमें आ जाता है अपने कमियों को लेकर। अपने जो भी पहले अच्छा अच्छा लाइफ में चल रहा था अब बुरा बुरा होने लग गया है, तो ये समझता है कि उसके अंदर अपने अंदर कमियां जिसके कारण ये हो रहा है, तो इसलिए वो अपनी इस वीकनेस को सबके सामने नहीं लाना चाहता कि सब अच्छे हैं, सब अच्छे से कर सकते हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो ये कमी जब सबको पता लगेगी तो इसके अंदर शर्मिंदगी आती है, तो इसलिए कहता है कि भाई आखिर में तो मौत के हवाले कर दो, बर्दाश्त नहीं होती है शर्मिंदगी से। तो ये इस केस के कॉन्टेक्स्ट में एम्ब्राग्राइसिया है। बाकी एम्ब्राग्राइसिया काफी बड़ी दवाई है, तो कुछ केसेस अब आप इसके देखोगे तो थोड़ा सा आपको समझ आएगी और बहुत आसानी से फिर आप इसको प्रयोग कर पाओगे। धन्यवाद। वीडियोस को शेयर जरूर करें।